हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में मुगल प्रशासन चल रहा था, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे भूमि के वर्गीकरण पर और राजस्व प्रणाली पे, जिसके तहत अकबर ने टोडरमल का सहायता लिया और मुगल प्रशासन के अंतर्गत ज़मीन के स्थिति को देख करके राजस्व की व्यवस्था की गई थी। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। भूमि का वर्गीकरण। देखिए, सुल्तान यानी कि सल्तनत काल में राजस्व लिया जाता रहा, लेकिन एक सुल्तान हुए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने लगान वसूली के लिए यानी राजस्व वसूली के लिए इन्होंने भूमि की पैमाइश कराई। भूमि की पैमाइश कराई और उस पद्धति को अपनाया जिसे मसाहत पद्धति कहा गया। मसाहत पद्धति कहा गया। मसाहत पद्धति कहलाई। मसाहत पद्धति को आधार बनाते हुए इन्होंने बिस्वा को अपना मापक का आधार बनाया था। तो सुल्तनत यानी सल्तनत काल में सुल्तानों ने अपने राजस्व की वसूली किया, लेकिन एक अलाउद्दीन खिलजी ही ऐसे थे जिन्होंने भूमि की पैमाइश कराने के पश्चात राजस्व वसूली की व्यवस्था किया था। लेकिन जब मुगल काल आया, मुगल काल के समय में बाबर को इतना समय नहीं मिल पाया था प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए कि वो हर एक विषय पे विशेष ध्यान दे पाते। महज 3 से 4 साल उन्हें प्राप्त हुआ था, जिसमें वो युद्धरत भी थे और 1530 में उनका देहांत हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में जब बाबर की मृत्यु हो गई, बाबर की मृत्यु के बाद में हुमायूं भी युद्ध में लड़ता रहा, क्योंकि उसका सामना एक अफगान शासक शेर शाह सूरी से हो गया था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भागने के लिए, देश छोड़ करके बाहर भागने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन जब हुमायूं भागे, कुछ समय के पश्चात 1540 में बिलग्राम के युद्ध के बाद 40 में बेलग्राम के युद्ध के बाद उन्हें अपना देश छोड़ करके जाना पड़ा। इसी बेलग्राम के युद्ध को कन्नौज के युद्ध भी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 1540 में हुआ था। उसके बाद में हुमायूं वापस आते हैं 1555 में, यानी 15 साल का निर्वासन व्यतीत करते हैं और 1555 में आने के पश्चात 1556 में दीन पनाह की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं का भी इंतकाल हो जाता है। जब हुमायूं भी पर्याप्त समय नहीं पाते हैं तो भूमि की वर्गीकरण और भूमि बंदोबस्त व्यवस्था पे ये कार्य नहीं कर पाते। लेकिन अकबर, जो हुमायूं के पुत्र थे, अकबर 13.5 साल के उम्र में 1556 में वो शासक बनते हैं और जब इनकी मृत्यु होती है, यानी लगभग 48 साल के आसपास, लगभग 48 साल जो है अकबर शासन करते हैं। और इस 48 साल में अकबर ने कई प्रकार के पर्याप्त व्यवस्था और संसाधन के साथ उन्होंने कीर्तिमान हासिल किया। उसी कीर्तिमान में एक कीर्तिमान हासिल किया उन्होंने राजस्व व्यवस्था पे। राजस्व व्यवस्था की कड़ी भू राजस्व से निकलती है और भू राजस्व की कड़ी कृषि व्यवस्था से होता है। यानी अकबर ने कृषि व्यवस्था को समझते हुए
उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि यदि आपका कोष पर्याप्त रूप में भरा हुआ है और आपके देश में अगर अकाल पड़ता है और उस अकाल की व्यवस्था को समझने में और उस समस्या के समाधान के लिए यदि आपके पास में पर्याप्त रूप से अनाज की व्यवस्था है तो आपका देश संपन्न होगा, आपकी वृद्धि होगी और आपका यश भी बढ़ेगा, जनता में सम्मान भी बढ़ेगा। इन्हीं सब व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अकबर ने भूमि का वर्गीकरण करना प्रारंभ किया, वर्गीकरण किया और भूमि की वर्गीकरण करने के पश्चात भूमि की पैमाइश कराई। भूमि की पैमाइश, एक बात और ध्यान रहे, सिकंदर लोदी लोदी वंश के द्वितीय शासक थे, बहलोल लोदी के पुत्र थे। इन्होंने सिकंदरी गज का इस्तेमाल किया था, लेकिन पहले सल्तनत के पहले शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने भूमि की पैमाइश करवाई थी। उसे मसाहत व्यवस्था के नाम से जाना जाता था, मसाहत व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में सिकंदर लोदी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सिकंदरी गज का इस्तेमाल किया था और भूमि की पैमाइश कराने की कोशिश की थी। अकबर के समय में, अभी इस पर मैं चर्चा करूंगा, याद रखिएगा, सिकंदरी गज। तो भूमि का वर्गीकरण करना अकबर ने प्रारंभ किया, उसके बाद पैमाइश करवाई। अब भूमि की वर्गीकरण किस तरह से किया जाए, इस पे मतभेद था, क्योंकि सभी भूमि को एक लाइन में एक समान मान लेना ये उन किसानों के लिए, जनता के उन किसानों के लिए अन्याय था जिन्होंने उत्तम भूमि प्राप्त नहीं किया था। मुगल प्रशासन के अंतर्गत भूमि को पहले तो 3 व्यवस्था में, उसके बाद क्लासिफिकेशन में, अलग वर्गीकरण में 4 व्यवस्था में विभाजित किया गया। पहले 3 व्यवस्था जो देना था उसमें उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और निम्न भूमि, जब इसमें विभाजित किया गया तो कुछ सलाहकार जो अकबर के बुद्धिमान वर्ग थे उन्होंने कहा कि उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और निम्न भूमि का आधार देना ये तर्कसंगत नहीं लगता है, क्योंकि ये फसली व्यवस्था के तहत, कृषि के व्यवस्था के तहत, जमीन व्यवस्था के तहत ये सुशोभित नहीं करता है। अतः एक अलग क्लासिफिकेशन होना चाहिए, एक अलग वर्गीकरण लैंड का होना चाहिए, यानी भूमि का एक ऐसा वर्गीकरण होना चाहिए जो हमारे ज़मीन से, हमारी भूमि से उनके मातृत्व गुण को भी साबित करता हो। तब भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया और उसको कहा गया पोलज, परती, चाचर और बंजर। जब इन 4 भागों में विभाजित किया गया, यानी पोलज का मतलब ये था कि ऐसी भूमि थी जिस पर प्रतिवर्ष कृषि हो सकती थी, प्रतिवर्ष कृषि हो सकती थी और इस पर, यानी कि इस पोलज को ही, जो प्रतिवर्ष कृषि हो सकती थी, उसी को उत्तम भूमि कहा गया। दोनों को जोड़ करके आप लोग पढ़िएगा, दोनों को जोड़ करके समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कई बार पूछ लेता है, अगर आपके पीटी एग्जाम में दे देगा कि उत्तम, मध्यम, निम्न भूमि का क्लासिफिकेशन किया गया था, उसके पश्चात 4 वर्गों में भूमि का वर्गीकरण किया गया, जो कि पोलज किसके समकक्ष था। तो पोलज का मतलब है उत्तम भूमि, जो कि प्रतिवर्ष कृषि होता था और राजस्व प्राप्त होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पोलज से था। परती को विभाजित किया गया था। परती एक ऐसा भूमि था कि जिस पर अल्टरनेट साल, यानी एक साल खेती किया गया, दूसरे साल खेती नहीं किया गया, फिर खेती किया गया, फिर नहीं किया गया, फिर किया गया, फिर नहीं किया गया, यानी एक साल की परती पे
खेती करना उसे परती खेती के नाम से जाना जाता था, जो कि मध्यम किस्म में आता था। परती को मध्यम भूमि कहा गया। यानी एक साल खेती करना, इसके बाद एक साल छोड़ देना जिससे इनकी उर्वरता बढ़ जाए, उसके पश्चात फिर खेती करना, यानी प्रति साल राजस्व यहाँ से नहीं मिलेगा, तो इसे मध्यम कहा गया। चाचर 2-3 वर्ष तक परती रहना, फिर खेती होना, फिर 2-3 वर्ष तक परती रहना, फिर खेती होना। और बंजर जो 5 या इससे अधिक साल तक ऐसे परती पड़ा रहे भूमि, उस पर खेती ना किया जाए, तो चाचर और बंजर खेती को संयुक्त रूप से निम्न भूमि कहा गया। निम्न भूमि कहा गया। तो उत्तम भूमि, मध्यम भूमि, निम्न भूमि का जो क्लासिफिकेशन था वो 3 भागों में था। और वहीं पोलज, परती, चाचर, बंजर, ये 4 भागों में खेती का यानी भूमि का वर्गीकरण अकबर के काल में किया गया था। और यही पोलज उत्तम भूमि, परती मध्यम भूमि, चाचर और बंजर, इन दोनों को निम्न भूमि के अंतर्गत रखा गया था। और इन्हीं के आधार पर राजस्व का निर्धारण होगा। तो राजस्व का निर्धारण किस तरह से होगा, हम उस पर चर्चा बाद में करेंगे। पहले यहाँ बता दें कि अब पैमाइश का आधार क्या था। अकबर के समय में, जब तक अकबर ने अपने शासनकाल के 30 वर्षों तक उन्होंने अपना कोई एक अलग नियम नहीं बनाया। उन्होंने भूमि की पैमाइश या राजस्व व्यवस्था का आधार वही रखा जो शेरशाह सूरी के समय में चल रहा था। यानी कि शेरशाह सूरी के पहले सिकंदर जो थे, सिकंदर लोदी ने जो व्यवस्था अपनाया था, सिकंदरी गज, सिकंदरी गज जो था ये 39 अंगुल और 32 इंच अथवा समझ लीजिए 39 अंगुल जो है 32 इंच का बनता था। तो इस व्यवस्था को सिकंदर लोदी ने लागू किया था। और भूमि की पैमाइश के लिए शेरशाह सूरी और अकबर अपने शासनकाल के 30 वर्ष तक यही व्यवस्था, यानी कि भूमि की पैमाइश के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग करते रहे। सिकंदरी गज का प्रयोग चलता रहा, लेकिन एक समय ऐसा आया, वो समय था 1586 और 1587 का, यानी अकबर के शासनकाल के 31वें वर्ष। अकबर के शासनकाल के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है जो मैं बोल रहा हूँ, इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो लोग कहते हैं कि इतिहास में इसे कहाँ से प्रश्न पूछ लिया, और ये टफेस्ट क्वेश्चन में आ जाता है। अकबर अपने शासन के 31वें वर्ष, शासन के 31वें वर्ष यानी 1586-87 में सिकंदरी गज के स्थान पर इलाही गज चलाया। इलाही गज चलाया जो 41 अंगुल अथवा 33.5 इंच का था, और इसे ही बीघा के रूप में
मापा गया। यानी सिकंदरी गज को अकबर ने हटाया। कब हटाया? उन्होंने अपने शासन के 31वें वर्ष में हटाया और 1586-87 में इलाही गज चलाया। अब सिकंदरी गज और इलाही गज के मध्य का जो अंतर था, उस अंतर के अंतर्गत 39:41 अर्थात 32:33 का इंच का अनुपात दर्शाया जाता है। कई बार एग्जाम में आता है और पूछ लेता है कि सिकंदरी गज और इलाही गज के मध्य अंतर के अनुपात को दर्शाइए। तो या तो 32:33 रहेगा तो समझ जाइएगा ये इंच की बात कर रहा है, और यह तो 39:41 होगा तो आप समझिएगा कि ये अंगुल की बात कर रहा है। 39 अंगुल 32 इंच बनता है और 41 अंगुल 33.5 इंच का बनता है। तो अकबर ने अपने शासनकाल के 31वें वर्ष में यानी 1586-87 में सिकंदरी गज के स्थान पर इलाही गज को प्रारंभ किया था और इलाही गज 41 अंगुल अर्थात 33.5 इंच का था, जो बीघा के रूप में जाना जाता था। तो ये रहा यहाँ पे भूमि के वर्गीकरण का। यहाँ पे आप देख लीजिए, बीघा ये इलाही मुगल काल में चलता रहा। 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया: पोलज, परती, चाचर, बंजर। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि 3 वर्ग में यानी उत्तम, मध्यम और निम्न भूमि का भी क्राइटेरिया को बनाया था। यानी पोलज उत्तम भूमि है, परती मध्यम भूमि है, चाचर और बंजर निम्न भूमि है। भूमि की माप सिकंदरी गज यानी सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया गया भूमि पैमाइश था, जो कि ये 39 अंगुल का अर्थात 32 इंच का ये सिकंदरी गज था। स्थान के आधार पर इलाही गज 41 अंगुल और 32.5 इंची का माना था। शासन के 31वें वर्ष प्रयोग हुआ था। इसका अनुपात 41 का था या तो 32:33 सही 1/2 निर्धारित था। बीघा ये इलाही मुगल काल में चलता रहा। लगान वसूली के लिए एक नया संवत इलाही संवत चलाया गया था, जो कि सौर पंचांग पे आधारित था। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के एक पुस्तक में इसे मैंने पढ़ा था, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि जो इलाही संवत चलाया गया था, देखिए फसली चक्र के आधार पे ही राजस्व व्यवस्था घूमती रहती है, और इलाही संवत अकबर के द्वारा जो चलाया गया था वो सौर पंचांग पर आधारित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि सौर पंचांग पर ये आधारित है। भू राजस्व। अब भू राजस्व के लिए जब भूमि पैमाइश कराई गया तो बीघा के रूप में इलाही संवत को आधार बनाया गया और फसली संवत के नाम से भी जाना गया, और गजे इलाही के रूप में इसका प्रयोग प्रारंभ हो गया था। साथ ही साथ जब भू राजस्व का बंदोबस्त था, सिकंदरी गज चल रहा था, तब भू राजस्व को कई आधारों पे बांटा गया था। कनकूत, लाख बटाई, खेत बटाई, गल्ला बक्सी, यानी कि ये जो आधार थे इसके अलग अलग मानक निर्धारित किया गया था। कनकूत का मतलब ये था, कि किसी खेत को देख करके या किसी अनाज को देख करके माना जाता था कि लगभग इतना है। मान लीजिए कि लगभग के रूप में 100 यूनिट को माना गया। अब वो 90 यूनिट भी हो सकता है और 110 भी हो सकता है,
लेकिन एक अनुमान लगा लिया गया कि ये 100 यूनिट है, और इस 100 यूनिट में से भू राजस्व जो है, जो कि 1/3 से लगा करके 1/2 तक बनता था, यानी कि कम से कम 33 यूनिट या फिर 50 यूनिट बनता है। तो अगर 100 यूनिट लगभग मान लिया गया है, तो 33 यूनिट को एक अनुमान का उसी में से ढेर में से 1/3 या 1/2 कर दिया जाता था, और वो एक सरकार का भाग हो जाता था। यानी कि कनकूत यानी आका जाता था, कूता जाता था, जो कि गांव में बोला जाता है आज भी कि कूतिए देखिए कितना है, लगभग कितना है, आँकिए कितना है। तो ये आंकना, कूतना, कनकूत जितना भी व्यवस्था था, वो कनकूत की पद्धति का एक आधार हुआ करता था, उसे कनकूत व्यवस्था कहा जाता था। तो कनकूत व्यवस्था लगभग मान करके उसका 1/3 या जो भी भू राजस्व का अलग अलग शासकों के दौर में रहा है उसे माना जाता था और कनकूत व्यवस्था के तहत लिया जाता था। अब लाख बटाई क्या है? लाख बटाई का मतलब ये होता था कि गांव में एक व्यवस्था चलता था कि 17 या 16 जो भी 17 जो है गट्ठा काटिए, उसमें से एक गट्ठा मजदूर का होता था, एक गट्ठा मजदूर का और 16 गट्ठा किसान का होता था। अब इस 16 गट्ठे में जो लाख बटाई के रूप में था, तो 16 गट्ठे में ही लाख लाख के लग गया, उसमें से लाख ही सरकार के लिए अलग कर दिया जाता था कि अगर मान लीजिए 1/2 राजस्व था तो 8 गट्ठा सरकार का हुआ, 8 गट्ठा किसान का हुआ। अब इस 8 गट्ठा को किसान अपना दमाएगा, उसका अनाज निकालेगा, भूसा निकालेगा, और ये सरकार की हो गई। सरकार दवाएगा, सरकार अपनी भूसा निकालेगा, सब कुछ ये काम करेगा। ये पद्धतियाँ बहुत अच्छे से नहीं चलती थीं, क्योंकि सरकार भूसा क्या करेगा, सरकार भूसा कैसे निकलवाएगा। अब हर किसी के पास, किसी का 100 कट्ठा है, किसी का 200 कट्ठा है, तो ये कि कहाँ इकट्ठा करेगा। इसीलिए सरकार ने गल्ला बख्शी की व्यवस्था किया था। खेत बटाई में क्या होता है? खेत बटाई में पूरी फसल जो है खेतों में ही लगी रहती थी, पूरी व्यवस्था, पूरी फसल खेत में लगी थी, और खेत में लगे लगा ही राजस्व की वसूली के लिए बोली लग जाती थी कि खेत में आधा खेत सरकार का और आधा फसल किसान काटेगा, आधा फसल सरकार के द्वारा कटवाया जाएगा। यानी जमींदार खुद, अच्छा ये कौन करता था? जमींदार खुद, मुकद्दम, चौधरी, वर्तमान के प्रधान, ये सब कौन होते थे? ये जिसे वर्तमान में प्रधान, ग्राम प्रधान होते हैं, वर्तमान में उस समय ये लोग इसी के ही कार्य करते थे। तो खुद मुकद्दम, चौधरी और इन लोगों के माध्यम से कराया जाता था। तो खड़ी फसल, पूरी खेत का ऐसे खड़ी खड़ी फसल ही बांट लिया जाता था कि इतना हो गया सरकार का, इतना हो गया किसान का। किसान अपना काटे पीटे, ये सरकार अपना कटवा लेगी। सबसे बेहतर और सफल रूप में था गल्ला बख्शी। गल्ला बख्शी में क्या था कि आपके यहाँ अनाज कितना पैदा हुआ है, भूसा, खेत वोत से सब काम किसान करे, और अब पता लगा कि 10 बोरा अनाज पैदा हुआ। अब 10 बोरे अनाज में से 1/3 अगर लिया जाता था, तो मतलब कि इसमें से 3.33 बोरा सरकार का हो गया, और 6.67 बोरा ये हो गया किसान का। यानी गल्ला बख्शी में अनाज बंटता था, अनाज बंटता था, और इसीलिए इसे अनाज बटाई कहा जाता था। अनाज बटाई, गल्ला बख्शी को अनाज बटाई के नाम से भी जाना जाता था। ये सारी प्रक्रियाएं अकबर के 23 साल के शासनकाल तक चलती रहीं। अकबर के 23 साल तक शासनकाल तक ये चलती रहीं। तभी अकबर ने ये महसूस किया कि इस बंदोबस्त के माध्यम से
कई ऐसे किसान हैं जिसके साथ अन्याय हो जाता है और कई ऐसे किसान हैं जिसको काफ़ी लाभ मिल जाता है। तभी अकबर के समय में एक दीवान आ चुका था जो शेर शाह सूरी के समय में भू राजस्व के बारे में अच्छा जानकार हो चुका था। उसका नाम था टोडरमल। राजा टोडरमल को राजा की उपाधि अकबर ने ही दिया था। तो ये टोडरमल महोदय ये हिंदू थे। इन्होंने जब अकबर के समय में भू राजस्व पे काम करना प्रारंभ किया तो अकबर ने जब इनसे सलाह मांगा तो इन्होंने कहा आप जब्ती व्यवस्था को अपनाइए। इनके सहायक थे ख्वाजा मंसूर। ख्वाजा मंसूर के सहायता से राजा टोडरमल ने जब्ती व्यवस्था या आईन दहसाला व्यवस्था का जन्म यानी आधार दिया। अकबर के शासन के 24वें वर्ष अर्थात 1580 से 1581 में आईन दहसाला को बनाया गया। अकबर के शासन के 24वें वर्ष, ध्यान रहे जो 31वें वर्ष इलाही गज, 24वें वर्ष आईन दहसाला, तो ये ऐसे पूछता है कि अपने शासन के कितने वर्षों के पश्चात अकबर ने आईन दहसाला व्यवस्था को अपनाया था। तो शासन के 24वें वर्ष, ये आए हुए एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। शासन के 24वें वर्ष यानी कि 1580-81 में इन्होंने जब्ती व्यवस्था या आईन दहसाला शुरू किया था। अब आईन दहसाला को किस किस नामों से जाना जाता है? जो कि इसे शुरू किया था राजा टोडरमल के माध्यम से, तो इसे टोडरमल व्यवस्था भी कहते हैं। टोडरमल व्यवस्था कहते हैं, जो कि सरकार का और जनता के बीच में, रैयतों के बीच में, रैयत का मतलब किसान होता है, किसानों के बीच में कोई मध्यस्थ नहीं था, इसीलिए इसको रैयत वाणी व्यवस्था भी कहा जाता है। यानी इसे टोडरमल व्यवस्था, रैयत वाणी व्यवस्था, आईन दहसाला को इस नामों से जाना जाता है। अब ये काम किस तरह से करता था? टोडरमल ने ये कहा कि महोदय, अगर किसी किसान के साथ अन्याय आप नहीं करना चाहते हैं तो आप ये मोटा मोटी मान लीजिए कि पिछले 10 सालों से दस वर्षों में कहाँ के किसानों के माध्यम से आपने कितना राजस्व प्राप्त किया। तो मान लीजिए कोई किसान है यक्स क्या, चलिए हमारा नाम ले लीजिए, मेरा नाम प्रहलाद है और मैं प्रहलाद हूँ एक किसान। अब मैंने 1 साल में मैंने दिया 100 रुपया राजस्व दिया। मैं भी रुपये में इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको जब्ती व्यवस्था और आईन दहसाला की समझ आ जाए। बाद में आप इसी में अनाज रख के समझ जाइएगा। दूसरे साल मैंने दिया 80 रुपया। तीसरे साल मैंने दिया 110 रुपया। चौथे साल मैंने दिया 95 रुपया। पाँचवें साल मैंने दिया 105 रुपया। छठे साल मैंने दिया 110 रुपया। सातवें साल मैंने दिया 85 रुपया। आठवें साल मैंने दिया 115 रुपया। 9वें साल मैंने दिया 120 रुपया और 10वें साल मैंने दिया 100 रुपया। चलिए 100 रुपया दिया मैंने।
तो टोडरमल ने ये कहा कि महोदय, आप इन सब के 10 सालों की इतिहास को उठाइए कि किससे कितना राजस्व मिला है। तो देखा गया कि इतना था, तो कहा भी इसको काउंट कीजिए। 0, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 के 0 अथवा 2, 8, 2, 10, 1, 11, 11, 9, 20, 20, 1, 21, 21, 8, 29, 29, 1, 30, 30, 2, 32, 32 सॉरी हाँ सिलाइन 3, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10, यानी 10 सालों में हमने प्राप्त किया कितना? 1020 रुपया। यानी कि 1020 रुपया को यदि हम 10 से भाग देंगे तो मतलब औसत मैंने 102 रुपया प्राप्त किया। अब औसत मैंने 102 रुपया प्राप्त किया। अब मान लीजिए ये 2010 तक की व्यवस्था थी, ये मानना है, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, ना प्रहलाद नाम लिखा है और ना ये लिखा है। ये सब अनाज और धन में होते थे, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, समझिएगा। बाद में यहाँ पे कुछ और रख दीजिएगा अनाज अनाज। अब 10 सालों में देखा गया 2010 तक हमारा औसत था 102 रुपये का। अब हमको 2011 में राजस्व चाहिए, तो मैंने पहले ही बता दिया कि किसान को, जिस किसान का ये था, उस किसान को 2011 में 102 रुपया देना है, 102 रुपया देना है। अब उस किसान ने हो सकता है 2010 में 100 दिया हो, तब 200 पैदा किया हो सकता है इस बार उसने 300 पैदा कर लिया हो, लेकिन 300 पैदा कर लिया कोई बात नहीं, उसको तब भी 102 देना है। अब जब 102 उसने 2011 में दे दिया, तब जब 2011 में 102 दे दिया, तब यहाँ से भी हटा, यहाँ लिख गया 2011 में 102 रुपया, और यहाँ से ख़त्म, यहाँ से ख़त्म। अब अभी तक टोटल जो था 1020 था, अब 1022 रुपया हो गया। अब इसका 10वां भाग निकलेगा, तो इसका 10वां भाग निकलेगा 102 रुपया 20 पैसा, यानी कि 20 पैसा, यानी 2012 में कितना बढ़ेगा? 102 रुपया 20 पैसा अब इसी किसान को देना है। यानी आयन 10 सालों का औसत होता था। अभी तो हमें पूरा यकीन है कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। इस टॉपिक को लोग बताते हैं बहुत कठिन टॉपिक होता है, समझ में नहीं आता है। मुझे नहीं लगता है कि इसे समझने में कोई दिक्कत आप लोगों को हुई होगी। यानी आयन दहसाला जो राजा टोडरमल के द्वारा बनाया गया व्यवस्था था, अकबर के शासन के 24वें वर्ष 1580-81 में 10 वर्षीय बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, आयन दहसाला या जब्ती व्यवस्था को प्रारंभ किया था। वास्तविक प्रणेता थे टोडरमल। ख्वाजा मंसूर की सहायता से इन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया था, इसीलिए इन्हें टोडरमल व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। किसानों से सीधे संबंध होने के कारण रैयतबाड़ी के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण भारत में मुर्शीद कुली खां ने दक्कन में आयन दहसाला व्यवस्था को लागू किया था। अब यहाँ पे आता है कि फिर राजस्व लिया कैसे जाता था। देखिए, मुगल काल में राजस्व व्यवस्था जो लिया जाता था, पहले जो उनके कर व्यवस्था था, उसमें जजिया, जकात, खुम्स, खराज, ये सारी व्यवस्थाएं थीं। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। अकबर ने इसे ख़त्म कर दिया था 1564 में, इसे हटा दीजिए, 63-64 में ख़त्म किया था।
ज़कात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था 2.5%, इसे भी हटा दीजिए। खुम्स लूट का माल था, जब सेना कहीं पे किसी पे आक्रमण करती थी वहाँ लूटपाट होता था, उसका 1/4 भाग सैनिक आपस मतलब राजा को देते थे और 4/5 भाग 1/5 राजा को 4/5 सैनिक आपस में बांट लेते थे, जो कि सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक ने 4/5 अपने पास रखा था, 1/5 सैनिकों में बांटा था और यही कार्य आगे चल के अकबर ने किया था। खराज होता था, जो लिया जाने वाला राजस्व था भू राजस्व। भू राजस्व 1/3 से लगा करके 1/2 यानी 33.33% से लगा करके 50% तक वसूला जाता था। ये सारी व्यवस्था जो है अकबर के समय यानी मुगल काल में थी। तो दोस्तों, मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।